हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ इंटरस्टेलर मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उसके साथ साथ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की शुरुआत हमें एक सपने से दिखाई जाती है, जहां हम हमारे लीड कैरेक्टर कूपर को देख पाते हैं, जो एक पायलट और इंजीनियर दोनों ही हैं, जो कभी नासा के लिए काम किया करता था। पर फिलहाल जो सपना वो देख रहा है उस समय का है जिस समय उसका करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया, वो भी सिर्फ एक क्रैश के कारण। और जैसे ही उसकी आँख खुलती है, उसके सामने वो अपनी बेटी मर्फ को पाता है, जो उसे आकर एक गोश्त के बारे में बता रही है, जो उसके कमरे की बुक शेल्फ में मौजूद है। और उसकी बेटी के अकॉर्डिंग वो गोश्त और कोई नहीं बल्कि कूपर खुद ही है। पर अपनी बेटी की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो उसे सोने के लिए कहता है। जिसके साथ साथ बात करें कूपर की फैमिली की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं, जिसमें उसका बेटा टॉम, बेटी मॉर्फ और उसके फादर इन लॉ डोनाल्ड रहते हैं। साथ ही मॉर्फ की बातों पर उसके भाई को भी भरोसा नहीं, जो उसका अक्सर मजाक भी उड़ाता रहता है। लेकिन उसके फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मॉर्फ गोश्त जैसी कोई चीज नहीं होती, जिस कारण मॉर्फ अपने फादर को उनकी ही साइंस की लैंग्वेज में समझाती है कि जब तक चीजें प्रूव नहीं हो जाती तब तक उन्हें उन चीजों पर भरोसा करना चाहिए। जो बात सुनकर उसके फादर उसे उन चीजों पर रिसर्च करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कूपर अपने बच्चों के साथ स्कूल की तरफ निकल रहा है, जहाँ जाते हुए उन लोगों की नजर एक ड्रोन पर पड़ती है। जहाँ दुनिया ने सभी साइंस और टेक्नोलॉजी से अपना मुंह मोड़ लिया है, वहाँ उन लोगों को एक ड्रोन दिखना काफी अजीब बात है, जिसे देख कूपर तो काफी एक्साइटेड है और अपनी कार रोक सीधा उसे चेक करने के लिए पड़ता है। और उसके नजदीक पहुंच उसे पता चलता है कि वो ड्रोन इंडियन एयरफोर्स का है, जिसे सोलार की मदद से चलाया जा रहा था, और इसी कारण वो इतने लंबे समय तक चलता रहा। और अब जबकि कूपर को वो ड्रोन मिला है, तो वो उसके साथ कुछ न कुछ चेंजेस जरूर करेगा, जो चीज मर्फ को पसंद नहीं आती। लेकिन फिर भी उसके फादर उसे समझाते हैं कि वक्त के साथ चीजों का इवॉल्व होना भी काफी जरूरी है। और फिर क्या, स्कूल पहुंचते ही कूपर को पता चलता है कि उसका बेटा टॉम पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं, जिस कारण उसे स्कूल छोड़कर खेतों में हेल्प करनी चाहिए। और वही उसकी बेटी मर्फ पढ़ाई में तो काफी अच्छी है, लेकिन अक्सर वो लोगों को साइंस और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताती रहती है, जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं, जो चीज कूपर को पसंद नहीं आती। और वो वहाँ बैठे टीचर से बहस कर लेता है, जिस कारण बेचारी मॉर्फ को सस्पेंड कर दिया जाता है। और घर लौटते ही उसे पता चलता है कि उसकी सारी ट्रक जो खेतों में काम कर रही थी, वो अचानक उसके घर की तरफ खींची चली आ रही है, जिस कारण घर लौटते ही वो उन सारी ट्रक्स को ठीक कर देता है। साथ ही अपनी बेटी को ये भी एश्योर करता है कि उसका बुक शेल्फ उससे बातचीत नहीं कर रहा है, तो उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि जब सभी लोग बेसबॉल मैच देख रहे होते हैं, तो उन लोगों को पता चलता है कि डस्ट स्टॉर्म आने वाला है, जिस कारण गेम रुक जाते हैं और सभी लोग मास्क पहन अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। और घर पहुंचते ही कूपर की नजर मॉर्फ के बेडरूम के फ्लोर पर पड़ती है, जहाँ ठीक बुक शेल्फ्स के आगे कुछ लाइंस बनी हुई हैं, जिसे देखकर मॉर्फ यही कहती है कि शायद वो गोस्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। पर उसके फादर उसे कुछ नहीं कहते और आराम करने के लिए कहते हैं। लेकिन दूसरी सुबह जैसे ही मॉर्फ अपने फादर से मिलने के लिए पहुँचती है, तो वो देखती है कि उसके फादर अभी भी उसी जगह बैठ उस लाइन्स को स्टडी कर रहे हैं। साथ ही उसे बुक्स के गिरने का कारण भी पता चला है, जो गोस्ट नहीं बल्कि ग्रेविटी है, क्योंकि उसने एक सिक्के को टॉस किया जो जमीन पर नहीं बल्कि उन्हीं सॉइल्स की बनी हुई लाइंस पर जाकर गिर रहा है। और ये चीज सिर्फ ग्रेविटी के कारण ही हो सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि धूल से बनी हुई जो लाइंस है, वो सिर्फ लाइंस नहीं बल्कि बाइनरी कोड्स है, जैसे 0 और 1 के न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा जाता है, जिससे हम किसी इंसान को एक मैसेज पहुंचा सकते हैं, वो भी कोड के जरिए। जिस कोड को फाइनली कूपर ने डिकोड कर लिया है और उसे एक कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, जो एक लोकेशन के हैं, जिस लोकेशन को मार्क कर और वो अपनी बेटी मर्फ को लेकर सीधा उसी लोकेशन के लिए निकल जाता है, जहाँ पहुँचते ही उन लोगों को बंदी बना लिया जाता है। और वहाँ पर कूपर से पूछताछ एक टास्क नाम का रोबोट कर रहा होता है, जो उसे सिर्फ यही जानना चाहता है कि उसे इस लोकेशन के बारे में कैसे पता।
पर कूपर उसका ठीक तरीके से जवाब नहीं देता और अपनी बेटी मर्फ के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन उसी दौरान वह डॉक्टर ब्रेंडा पहुंचती है, जो उसे अपने साथ यहाँ से सीधा एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि मर्फ कुछ लोगों के साथ बैठी है और साथ ही प्रोफेसर ब्रेंड भी वहाँ मौजूद हैं, जिनके साथ कभी कूपर ने काम किया था। जहाँ पहुँचते ही सभी लोग फिर से उसे यही सवाल कर रहे हैं कि उसे इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, जिसके जवाब में कूपर सिर्फ उन लोगों को यही कहता है कि ये चीज एक एनॉमली है, यानी कि एक ऐसी चीज जो नॉर्मली हैपन नहीं होती, जो बात उन लोगों की समझ नहीं आती। और वो लोग उससे यही कहते हैं कि जिस लोकेशन पर वो बैठा है वो लोकेशन काफी सीक्रेट है, जहाँ पहुँचना कोई आम बात नहीं। जिसके जवाब में कूपर सिर्फ उन लोगों को यही कहता है कि जिस तरीके से उसे इस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, उसके पास उसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं। पर फिर भी वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, जिस कारण मर्फ बीच में बोल पड़ती है कि उन लोगों को ग्रेविटी के कारण यहाँ की लोकेशन मिली, जो चीज वहाँ बैठे किसी भी शख्स को समझ नहीं आती। जिसका जवाब देने के लिए कूपर अग्री करता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि वो और उसकी बेटी इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ से सुरक्षित अपने घर पहुँचने चाहिए। जो सुनकर डॉक्टर ब्रेंड हंस पड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें नहीं पता कि वो लोग कौन है, जिसके जवाब में कूपर नहीं कहता है, क्योंकि साइंस के रिलेटेड सभी प्रयोग को 10 साल पहले ही बंद कर दिया गया है। पर नासा अभी भी जीवित है, यानी कि विज्ञान का अभी भी दामन इंसानों ने छोड़ा नहीं। जिसके बाद क्या डॉक्टर ब्रेंड उसे याद दिलाते हैं कि वो कभी नासा के लिए एयरक्राफ्ट्स को उड़ाया करता था। पर वहाँ कूपर का ये सवाल है कि जब सभी लोगों के सामने ये इन्फॉर्मेशन रखी गई है कि साइंस यानी कि नासा बंद हो चुका है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स यहाँ किस चीज के हो रहे हैं। जिसके जवाब में डॉक्टर ब्रेंड उसे कहते हैं कि नासा को काफी गुप्त रखा गया है, क्योंकि अभी ह्यूमैनिटी का ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ लोगों को ठीक ढंग तरीके से खाना नहीं मिल रहा, और विज्ञान में और उसके प्रयोग में इतने पैसे चले जाते हैं कि वो चीज इंसानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती, जिस वजह से ही नासा को अपना काम छुप कर करना पड़ रहा है। जिसके साथ साथ प्रोफेसर ब्रेंड उसे ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से गेहूं की उत्पादी बंद हुई और ओकरा की, ऐसे ही धीरे धीरे कर सभी उत्पादियां यानी कि कोई भी क्रॉप्स ग्रो होना अर्थ पर बंद हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ पर आ रही बार बार सैंडस्टॉर्म के कारण फार्मिंग्स खराब हो रही है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा। साथ ही जिस ब्लाइट की इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर ने उसे दी है, वो धीरे धीरे कर जानवर को तो खत्म कर ही रहा है, लेकिन ऐसे ही सभी फार्मिंग लैंड को भी वो पूरी तरह बर्बाद कर देगा। जो बातें सुन कूपर काफी ही शॉक है, जिस कारण वो प्रोफेसर से पूछता है कि इन चीजों के लिए उन्होंने यानी कि अर्थ को बचाने का उन्होंने कोई प्लान बनाया है या नहीं। जिसके जवाब में प्रोफेसर उसे यही कहते हैं कि उन लोगों को अर्थ को बचाना नहीं बल्कि अर्थ को छोड़कर जाना है। साथ ही वो उसे एक स्पेसशिप के पास ले जाते हैं और ये बताते हैं कि नासा का एक मिशन चालू है। साथ ही स्पेस में एक एयरक्राफ्ट मौजूद है जिसका नाम एंड्योरेंस है, और यह मौजूदा स्पेसशिप की मदद से वो लोग उस स्पेसशिप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि 50 साल पहले स्पेस में एक सैंडवर्म ओपन हो गया था, जो उनके अकॉर्डिंग दूसरी गैलेक्सी का रास्ता है। यानी कि वर्म होल की एक थ्योरी थी जिसे और किसी ने नहीं बल्कि आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था। हालांकि ये अभी तक प्रूवन नहीं है, लेकिन इसे नाम दिया गया था फील्ड इक्वेशन सोल्यूशन का। जो चीज समझी तो नहीं है, लेकिन बात करें सिंपल वर्ड में तो हम उसे ऐसा मानकर चल सकते हैं कि जिस जगह जाने के लिए हमें काफी दूर का रास्ता अपनाना पड़ता था स्पेस में, वो वर्म होल के दौरान काफी छोटा हो जाता है। जी हाँ, वर्म होल एक ब्रिज या फिर एक गुफा क्रिएट करता है जिसकी मदद से तुम्हें ज्यादा लंबा रास्ता अपनाना नहीं पड़ता, बल्कि उस छोटे होल की मदद से आप उस रास्ते को कम समय में कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही थियरी का ये भी मानना है कि इस वर्म होल की मदद से फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल भी किया जा सकता है। पर बड़े अब मूवी की तरफ तो हम देख पाते हैं कि प्रोफेसर ब्रेंड का ये मानना है कि इस वर्म होल को किसी ने उस लोकेशन पर रखा है ताकि इंसानों को बचाया जाए, यानी कि अर्थ को। जो किसने रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास तो नहीं, लेकिन उनका मानना ये है कि फ्यूचर के ह्यूमंस या फिर एलियंस उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उस वर्म होल के पास नासा को लगभग 12 प्लैनेट्स
को इन्फॉर्मेशन मिली है जिस पर हैबिचुअल लाइफ है या नहीं उसके लिए उन लोगों ने अपने 12 सैनिक भेजे थे, यानी कि 12 साइंटिस्ट, जो कि वन वे जर्नी थी और उन लोगों का वापस लौटना ऑलमोस्ट असंभव था क्योंकि वहां जाकर उन लोगों को रोबोट के जरिए ये इन्फॉर्मेशन अर्थ तक पहुंचानी थी कि वो प्लेनेट इंसानों के रहने लायक है या नहीं, जिसके बाद वो लोग कायरो चैम्बर की मदद से स्लीप में जा सकते थे। और उसी कारण उन लोगों को लगभग 3 ऐसे प्लेनेट के सिग्नल्स मिले हैं जिस वजह से वहां जाने के लिए उन लोगों को पायलट और साथ ही लोगों की जरूरत है। अब वही बात करें प्रोफेसर ब्रेन के एक और प्रोजेक्ट की, तो वो काम कर रहे हैं ग्रेविटी को कम करने का, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी उन्हें किसी तरह कम करनी है क्योंकि जिस जगह वो लोग खड़े हैं वो एक स्पेस स्टेशन है, यानी कि उस स्पेस स्टेशन में उनका ये भी इरादा है कि ऑलमोस्ट ह्यूमन बींग्स को भरकर वो स्पेस में ले जाए और वर्म होल की मदद से दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर जाए या फिर एक हैबिचुअल प्लेनेट पर वो लोग नई जिंदगी शुरू करें। लेकिन उसके लिए अभी भी उनका ग्रेविटी कम करने वाला फॉर्मूला या फिर वो रिसर्च पूरी नहीं हुई है। साथ ही उनका ये मिशन इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि धरती पर ज्यादा फ्यूल नहीं बचा, तो उन्हें कोई ना कोई नया तरीका अपनाना होगा ताकि वो स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में ले जा सके और हल्के से पुश की मदद से वो लोग सभी ह्यूमन बींग्स की जिंदगी बचा सके। और फिलहाल प्रोफेसर ब्रेन के पहले प्लान पर उन लोगों को काम करना है जो 3 लोगों को स्पेस क्राफ्ट की मदद से स्पेस में भेजना है, जहां एंड्योरेंस में पहुंच वो लोग वर्म होल की मदद से मिले हुए प्लैनेट की लोकेशन पर पहुंच उसकी तहकीकात करेंगे और ये चेक करेंगे कि वहां इंसानों का रहना संभव है या नहीं। और उस दौरान प्रोफेसर अपनी उसी ग्रेविटी के फॉर्मूले पर काम करेंगे ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी को ऑफ कर सके और प्रॉपर सिग्नल मिलने पर वो स्पेस क्राफ्ट को सीधा स्पेस में ले जाए और वर्म होल की मदद से नए प्लैनेट पर अपनी जिंदगी बसर कर सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन लोगों का दूसरा प्लान भी मौजूद है जो और कुछ नहीं बल्कि इंसानों के डीएनए है, जिसे वो साइंटिस्ट अपने साथ ले जाएंगे ताकि ह्यूमन बींग्स इस अर्थ या फिर इस दुनिया में मौजूद रहें, पर अर्थ पर रह रहे सभी लोग मारे जाएंगे। और दूसरे प्लान के अलावा उन लोगों के पास कोई और चारा नहीं। साथ ही वो कूपर को अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहते हैं क्योंकि वो एक पायलट भी है और टीम को फिलहाल एक पायलट की जरूरत है। और कूपर इस मिशन के लिए हाँ भी कह देता है क्योंकि उसे इंसानों की जान बचानी है, साथ ही उनका भविष्य भी जिसमें उसके बच्चे भी शामिल हैं, जिसके लिए वो हाँ तो कह देता है। लेकिन मॉर्फ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं और वो अपने पिता से नाराज है कि वो उसे छोड़कर जा रहे हैं, जिसे समझाने की उसके फादर कोशिश तो करते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती, जिस कारण वो अपनी बेटी के हाथ में एक वॉच देते हैं और उसकी दूसरी घड़ी खुद के हाथ में रख उसे ये बताते हैं कि वो इस घड़ी को अपने साथ तब तक रखे जब तक वो वापस नहीं आ जाते। लेकिन वक्त उन दोनों के लिए अलग अलग तरीके से काम करेगा क्योंकि स्पेस में टाइम काफी ही धीमा जाता है जबकि अर्थ पर सालों निकल जाते हैं। साथ ही वो अपने फादर को ये भी कहती है कि उसने उन मॉर्स कोड को डिकोड कर लिया है जो उसे उसके बुक शेल्फ से आ रही थी, जो उसे रुकने के लिए कह रहे हैं। लेकिन उसके फादर उन बातों को इग्नोर करते हैं और उसे उस वॉच को अपने साथ रखने के लिए कहते हैं क्योंकि जब तक वो लौटेगी तब तक शायद उनकी बेटी उनकी एज की हो चुकी होगी। जसन वो काफी चिढ़ जाती है और घड़ी को फेंक देती है और वही हम कूपर को देख पाते हैं जो मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ता है, जिसमें लगभग 4 लोग हैं और साथ ही डॉक्टर ब्रेन की बेटी मिस ब्रेन भी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ये चारों लोग सैटर्न की तरफ पहुंच जाते हैं और ऐसे ही लगभग महीने बीत चुके हैं जहां मौजूदा पायलट्स अपने लोगों से यानी कि अपनी फैमिली से बातचीत करते रहते हैं और वही मर्फ अभी तक अपने फादर से नाराज है। जिसके साथ साथ उन लोगों की जर्नी कंटिन्यू है जहां रोमेल कूपर के पास पहुंच उसे बताता है कि वो लोग वर्म होल के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन वर्म होल को देखते ही वो सभी काफी कंफ्यूज है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वर्म होल एक होल था, लेकिन वो होल नहीं बल्कि एक स्पीयर है, मानो जैसे एक भौरा, जिसे हम टनल भी कह सकते हैं, जो उन्हें उस होल में लेते ही दूसरी गैलेक्सी में पहुंचा देगा। और हम देख भी पाते हैं कि वो लोग दूसरी गैलेक्सी में पहुंचने में कामयाब होते हैं जहां उन लोगों को लगभग 3 हैबिचुअल प्लैनेट नजर आते हैं जो ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जैसे ठीक हमारा अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उन तीनों प्लैनेट में से सबसे करीब मिलर्स का प्लैनेट है और फिर डॉक्टर मेंस का प्लैनेट, पर सबसे ज्यादा दूर एडमन का प्लैनेट है जिन्हें डॉक्टर ब्रेन पसंद करती है। और बात करें ब्लैक होल की, जिसकी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है तो सही, लेकिन फिर भी हम बता दें तो ब्लैक होल स्पेस में एक होल है जिसमें काफी ज्यादा ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है और इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी कि उसमें लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती, जिस कारण ही उसका बीच का सतह जो है वो काला है और उसके आसपास की लाइन कुछ लाइट से नजर आती है, जिससे हम उसके शेप का अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके बाद बड़े फिर से टीम की तरफ तो हम देख पाते हैं कि टीम मिलर के प्लेनेट पर जाने का डिसाइड करती है क्योंकि वो उनकी सबसे ज्यादा करीब है। पर मिलर का प्लेनेट ब्लैक होल से भी ज्यादा करीब है, जिस कारण वहाँ पर ग्रेविटी अपने पीक पर है, साथ ही टाइम भी वहाँ काफी रफ्तार से निकलेगा, जो चीज आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी में काफी अच्छे से समझाया गया है कि ग्रेविटी ही टाइम डिसाइड करती है। और इसी कारण मिलर के प्लेनेट पर बिताया हुआ 1 घंटा लगभग 7 साल तक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी काफी ही ज्यादा है, जिस कारण टाइम भी काफी तेजी से निकलेगा। पर उनका एक फ्रेंड रोमेली यही रुकने का डिसाइड करता है ताकि वो ब्लैक होल की इन्फॉर्मेशन ले सके। और वही सभी लोग यानी कि बचे हुए 3 लोग मिलर के प्लेनेट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचने पर उन लोगों को सिर्फ पानी ही नजर आता है। और मिलर की डेटा को रिट्रीव करने के लिए डॉक्टर ब्रैंड पहुँचती तो है, लेकिन काफी बड़ी लहर उन लोगों की तरफ बढ़ जाती है, जिस कारण वो लोग बचते हुए स्पेस क्राफ्ट में तो पहुंच जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनका एक शख्स बाहर ही रह जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ स्पेस क्राफ्ट में पानी घुसने के कारण उन लोगों को कुछ समय और रुकना होगा। साथ ही यहाँ पर लहरें इतनी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि ग्रेविटी इस प्लेनेट पर काफी ज्यादा है, यानी कि ये प्लेनेट हैबिचुअल नहीं। और लगभग 3.5 घंटे बाद वो लोग वापस एंड्योरेंस पर पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचते ही वो लोग अपने दोस्त को देख पाते हैं जो ऑलमोस्ट उन लोगों से उम्र में बड़ा नजर आ रहा है। साथ ही वक्त 23 साल आगे बढ़ चुका है और हम देख पाते हैं कि कूपर के लिए उसकी फैमिलीज ने मैसेजेस भेजे हैं, जिसमें इस बार मर्फ का भी मैसेज आया हुआ है क्योंकि वो अपने फादर की उम्र की हो चुकी है और अभी भी वो उसके फादर का वेट कर रही है। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि मर्फ फिलहाल प्रोफेसर ब्रैंड के साथ ही काम कर रही है, यानी कि वो भी एक साइंटिस्ट है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि प्रोफेसर ब्रैंड की वो इक्वेशन यानी कि ग्रेविटी वाली वो अभी तक पूरी नहीं हुई। साथ ही धरती की कंडीशन धीरे धीरे और खराब होती जा रही है। और वही एंड्योरेंस में हम देख पाते हैं कि कूपर और रोमेली ये डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को डॉक्टर मैंस के प्लेनेट पर जाना चाहिए, जबकि डॉक्टर ब्रैंड ऐसा नहीं चाहती है और वो एडमिन के प्लेनेट पर जाना चाहती है क्योंकि उसका डेटा उसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। लेकिन टीम के पास इतना फ्यूल नहीं, जिस वजह से वो लोग डॉक्टर ब्रैंड की बात नहीं सुनते और सीधा डॉक्टर मैंस के प्लेनेट पर जाने का डिसीजन बना लेते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर ब्रैंड शायद अपने प्यार के चलते ऐसा कह रही होगी। पर फिर भी वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और सीधा मैंस के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि डॉक्टर मैंस अभी भी जिंदा है, जो कायरो में सोया हुआ है और उसे वो लोग उसकी नींद से जगाते हैं, जिसने अपने स्लीपिंग चैम्बर पर वेकअप टाइमिंग लगाया ही नहीं था। जिसके साथ साथ उसके अकॉर्डिंग ये प्लेनेट हैबिचुअल है, भले ही इस प्लेनेट पर अमोनिया क्यों नहीं। लेकिन वहाँ उन लोगों की नजर मैंस की उसी रोबोट पर पड़ती है जो फिलहाल बंद हो चुका है, यानी कि उसे मैंस ने डिसमेंटल कर दिया है। और वही धरती पर हम देख पाते हैं कि प्रोफेसर ब्रैंड मर्फ को बुलाकर इस बात की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उनकी इक्वेशन कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास ब्लैक होल की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं जिससे वो अर्थ की ग्रेविटी में कोई भी चेंजेस कर सके। यानी कि प्रोफेसर ब्रैंड के अकॉर्डिंगली प्लान ए सिर्फ दिखावा था, बल्कि प्लान बी पर ही उन लोगों को काम करना है, यानी कि धरती पर रह रहे सभी लोग मारे जाएंगे और सिर्फ बचेगी उनकी एम्ब्रोस यानी कि उनकी डीएनए, जो चीज मर्फ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और ये इन्फॉर्मेशन वो अपने फादर और डॉक्टर ब्रैंड तक पहुंचाती है। साथ ही ये भी कि प्रोफेसर ब्रैंड नहीं बचे, लेकिन वो इस बात से काफी ही नाराज है कि वो अपने फादर से इतने सालों तक दूर रही, वो भी एक झूठ के चलते, जिसकी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ब्रैंड के पास भी नहीं थी। जो मैसेज पढ़ते ही कूपर ये डिसाइड करता है कि जल्द से जल्द वो लोग इस प्लैनेट का सर्वे लेकर वापस अर्थ पर लौट जाएंगे। पर जाने से पहले रोमिली उन लोगों को कहता है कि जाते जाते उन लोगों को ब्लैक होल में एक रोबोट को छोड़ना होगा, ताकि वो उनके लिए नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, जिससे शायद प्रोफेसर ब्रैंड की उस इक्वेशन को सॉल्व करने में कहीं न कहीं हेल्प हो जाए। जिसके साथ साथ प्लैनेट का सर्वे करते हुए उन लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये प्लैनेट
हैब्यूशल नहीं है, यानी कि मेंस ने उन लोगों को झूठी इन्फॉर्मेशन भेजी ताकि नासा वाले उन्हें यानी कि उसे बचाने के लिए आए, जिस कारण वो कूपर को मारने तक की कोशिश करता है। और साथ ही रोमिली जो ऑलमोस्ट टार्स को चालू करने वाला ही था और डेटा कलेक्ट करने वाला ही था, तो वही मेंस पहुंच उसे खत्म कर देता है, वो भी उस रोबोट को ब्लास्ट कर। जिसके साथ साथ उसे यहाँ से निकलना है, वो भी एंड्योरेंस तक पहुँचना है ताकि वो नासा जाकर इन लोगों के बारे में झूठ इन्फॉर्मेशन देकर एक जिंदगी गुजार सके। जिसके लिए वो एक एयरक्राफ्ट लेकर निकलता तो है, पर अनफॉर्चुनेटली एंड्योरेंस तक पहुँच वो उसे लैंड नहीं कर पाता, जिस कारण उसकी स्पेसशिप तो ब्लास्ट हो जाती है, साथ ही एंड्योरेंस को भी थोड़ा नुकसान होता है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कूपर और डॉक्टर ब्रैंड भी एंड्योरेंस पहुंच चुके हैं और उन लोगों ने उसे स्टेबल भी कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो ब्लैक होल की तरफ खींचा जा रहा है, जिस कारण कूपर एक प्लान बनाता है कि उन लोगों ने इस ग्रेविटेशनल पुल का पूरा फायदा उठाना है, जिसे स्लिंग शॉट कहा जाता है। यानी कि वो उस ग्रेविटेशनल पुल को इस्तेमाल करते हुए उनकी शिप को सीधा एडमिन्स के प्लानेट की तरफ जाने में मदद मिल सके, क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा फ्यूल नहीं। यानी कि ग्रेविटी की मदद से वो लोग खुद को पुल करेंगे ताकि कम से कम फ्यूल और कम से कम खर्चे में, जो हमने मंगलयान पर भी किया, उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए वो लोग उस प्लेनेट तक पहुंचने की तैयारी में हैं। पर टाइम प्रॉपर होना चाहिए और उन लोगों का मूवमेंट भी, जिसकी तैयारी कूपर ने कर ली है। लेकिन एंड्योरेंस काफी भारी हो गया है, जिस वजह से वो न सिर्फ खुद को बल्कि उसके शिप को भी उसे डिटैच कर लेता है ताकि एंड्योरेंस को उसकी लोकेशन तक पहुंचने में हेल्प हो सके। जिस कारण हम देख पाते हैं कि कूपर और उसकी स्पेसशिप ब्लैक होल में खींची चली जाती है। साथ ही साइंस का ये भी मानना है कि जो कोई ब्लैक होल में एक बार गया वहाँ से आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्लैक होल की दूसरी तरफ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं है, बल्कि वो नीचे से और नैरो होता जाता है। यानी कि जो भी चीज उसके अंदर जाएगी वो खत्म होकर रहेगा। पर फिल्म में हम ये तो नहीं देख पाते हैं कि कूपर ब्लैक होल की तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर महसूस कर सकते हैं, जिस कारण उसकी स्पेसक्राफ्ट उसे हिंट देता है कि उसे स्पेसक्राफ्ट से निकल जाना चाहिए। और निकलते ही वो स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है। और बात करें कूपर की, तो वो एक ऐसी लोकेशन पर आ पहुंचता है जिसे हम टेसरेक्ट कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम किसी फिजिकल एलिमेंट की तरह मौजूद होता है, जहाँ से लोग इजीली पास्ट फ्यूचर ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही टार्स भी अभी तक कूपर से बातचीत कर रहा है, जिसे ये सारी चीजें नजर भी आ रही है, यानी कि रोबोट को। साथ ही टार्स उसे ये भी कहता है कि शायद 5th डायमेंशन के लोगों ने या फिर एलियन ने इंसानों को बचा लिया है, क्योंकि टेसरेक्ट एक रूम जैसा क्रिएट किया गया है ताकि इसकी मदद से वो लोग कूपर या फिर इंसानों की हेल्प कर सके, जिसके लिए उन लोगों ने कूपर को चुना है। और लोकेशन और कहीं की नहीं बल्कि मर्फ के रूम की है, जहां हम अलग अलग डायमेंशन को यानी कि टाइम को नोटिस कर पाते हैं। जो लोकेशन कूपर को क्यों दिखाई गई, इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन तो नहीं दिया गया, लेकिन हम ये मानकर चल सकते हैं कि मर्फ उसे पास्ट में कनेक्टेड थी, शायद इस कारण या फिर उन दोनों के प्यार की वजह से, जो चीज डॉक्टर ब्रैंड ने भी कही थी। और अब जबकि कूपर को समझ आ गया है कि वो अपनी बेटी को मैसेजेस भेज सकता है, तो वो ग्रेविटी की मदद से उसे मैसेजेस भेजना शुरू करता है। और किताबों के गिरने के कारण मर्फ घबराती है। यानी कि आप लोगों को याद होगा, स्टार्ट से मर्फ जो अपने कमरे में गोस्ट के बारे में बात कर रही थी, वो और कोई नहीं उसके फादर ही थे, जो चीज उसने स्टार्ट में ही कही थी। लेकिन उसके फादर ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, जो अब उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इंसान वो खुद ही है। और टेसरेक्ट में रहकर मर्फ अपनी बेटी से सिर्फ ग्रेविटी के जरिए ही बात कर सकता है, जिस कारण ही वो ग्रेविटी की फोर्स को इस्तेमाल करता है उस तक मैसेज पहुंचाने में भी, जो चीज वो सैंड की मदद से भी करने में कामयाब होता है। साथ ही वो कूपर को रोकने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने अपनी बेटी की उस वॉच को देखा है जिसे उसने ही दिया था, और वो टार्स की मदद से उस वॉच के अंदर मॉर्स कोड की मदद से ग्रेविटी और साथ ही ब्लैक होल के क्वांटम इंफॉर्मेशन को मॉर्स कोड की मदद से उसमें डालने में कामयाब होता है। जिसके बाद ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हुए वो दोनों ही कांटों में इंफॉर्मेशन अपडेट कर देता है, क्योंकि फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि ग्रेविटी हर जगह मौजूद होती है, जिससे टाइम में छेड़छाड़ या फिर उनमें चेंजेस किया जा सकता है। और प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि मर्फ अपने फादर की घड़ी को लेने के लिए पहुंचती है, लेकिन उसकी नजर उसके कांटों पर पड़ती है जो अजीब से बिहेव कर रहे हैं। और अब जबकि वो भी एक साइंटिस्ट है, तो वो सिचुएशन को समझ पाती है, और साथ ही ये भी कि वो मैसेज और कोई नहीं बल्कि उसके फादर ने ही उसे दिया है,
और जैसे जैसे मर्फ उस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करती है वैसे वैसे टेसरेक्ट बंद होना शुरू हो जाता है और वहाँ से न सिर्फ कूपर को निकाल फेंकते हैं बल्कि टार्स को भी, मानो जैसे उन ह्यूमंस ने इंसानों को इस इन्फॉर्मेशन के लिए ही वहाँ भेजा था जिसकी मदद से मर्फ इक्वेशन को सॉल्व कर सके और ह्यूमैनिटी को बचा भी सके। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि कूपर काफी तेजी से उस ब्लैक होल से बाहर निकल रहा होता है जहाँ उसकी मुलाकात यानी कि उसकी नजर डॉक्टर ब्रैन पर तो पड़ती है पर कुछ सेकंड्स के लिए, मानो जैसे पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे से टकरा रहे हो, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर ब्रैन ने किसी से हाथ मिलाया था जो और कोई नहीं बल्कि कूपर ही था। लेकिन उसी के बाद हम देख पाते हैं कि कूपर की आंख सीधा एक ह्यूमन कॉलोनी में खुलती है जिसका नाम कूपर पर रखा गया है, लेकिन कूपर पर नहीं बल्कि उसकी बेटी मर्फी कूपर पर है, क्योंकि जो डेटा टार्स की मदद से कूपर ने अपनी बेटी को भेजा था उसका इस्तेमाल करके मर्फी ने सभी ह्यूमैनिटी को बचा लिया। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि अर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग हम देख पाते हैं कि कूपर लगभग 125 वर्ष का हो चुका है, जबकि उसने स्पेस में लगभग 2.5-3 साल ही काटे हैं। लेकिन उसकी मुलाकात उसकी बेटी से भी होती है जो अपने डेथ बेड पर है और वो अपने फादर को देख काफी खुश होती है, जहाँ उसके फादर उसे ये बताते हैं कि उसका गोश्त और कोई नहीं बल्कि वही थे। पर उनकी बेटी उन्हें ये कहती है कि कभी भी ऐसा वक्त ना आए कि पेरेंट्स को उन्हीं के बच्चों की मौत देखनी पड़े। इस कारण उन्हें यहाँ से सीधा ब्रैन के पास जाना चाहिए जो लोगों की नई उम्मीद है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि कूपर ब्रैन को रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ता है जो फिलहाल एडमिन के प्लेनेट पर है, जहाँ एडमिन तो मर चुका है लेकिन ब्रैन ने अपनी हेलमेट को निकाल दिया है, जिससे हम ये मानकर चल सकते हैं कि एडमिन का प्लेनेट हैबिचुअल है, यानी कि वो लोग आने वाले वक्त में ह्यूमन को इस प्लेनेट पर शिफ्ट कर सकते हैं। जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें तो दी नहीं गई, तो मानकर यही चल सकते हैं कि प्लेनेट हैबिचुअल है और लोग वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।